हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और पूरा समझना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या मिस ना करें और इसे ध्यान से देखें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सब ने कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनके अलावा कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिंदा होते हैं और जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख पाते। वो इतने छोटे होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं जिन्हें हम आईज से नहीं देख पाते और इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। और इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या नहीं। हम एक ब्रेड लेंगे और उसको रेनी सीजन में रख देंगे तो वो मोइस्ट ब्रेड हो जाएगा और कुछ समय बाद वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा और उसके सरफेस पे कुछ ग्रे ग्रे सा लग जाएगा और इन पैचेस को हम फंगी कहते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हमें इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आपको कुछ छोटे छोटे से ब्लैक से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर। क्या आप इन स्ट्रक्चर्स को जानते हैं ये क्या है और ये कहाँ से आए। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज दे सकती हैं, हमें वो ही करनी है। हमें कुछ मॉइस्ट सॉइल लेनी है और उसे बीकर में फिल कर देना है और उसके बाद वाटर डाल देना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स, जब सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए, ऑब्जर्व, हमें एक ड्रॉप की वाटर को ऑब्जर्व करना है जो कि बीकर में है किसी माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हम क्या देखेंगे वो हमें लिखना है। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। हमें कुछ वाटर की ड्रॉप्स लेनी है एक पॉन्ड से और उसे ग्लास साइड पे हमें डाल देना है और फिर देखना है उसमें क्या है। उसमें हम देखेंगे थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। डू यू फाइंड, क्या आप देखेंगे उनमें कि कुछ टिनी ऑर्गेनिज्म इधर उधर घूम रहे हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। और इनसे हमें पता चलता है जो सॉइल है हमारी और जो हमारा वाटर है वो कुछ टिनी ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। पर इनमें से कुछ को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं लेते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इन्हें हम अनएडेड आई यानी कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह के बिना ऐसी खाली आंखों से देखेंगे तो ये हमें नहीं दिखेंगे। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, इनमें से कुछ फंगस जैसे भी होते हैं जो कि ब्रेड पे होते हैं और इन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं और बाकी सबको हम माइक्रोस्कोप की से भी नहीं देख सकते। दैट इज वाई दीज, इसकी वजह से ही इनको हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया गया 4 ग्रुप्स में, यानी उन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। और इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, पहला ग्रुप बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, तीसरा प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें फिगर 2.1 एंड 2.4 में दिखा रखे हैं। जैसे कि 2.1 में ये हमारे बैक्टीरिया हैं, ये एल्गी होते हैं, ये देखिए ये थर्ड प्रोटोजोआ है, एमोबिया एंड पैरामेशियम एंड फोर्थ फंगी है, ब्रेड माउल, पेनिसिलम एंड एस्परगिलस।
अब आगे हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पर ये थोड़े से अलग होते हैं कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में, विच में भी ये हो सकता है बैक्टीरिया, प्लांट या फिर एनिमल। यानी ये किसी और पे रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो प्लांट पे, एनिमल में या बैक्टीरिया में। कुछ वायरस हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, कॉमन कोल्ड, लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू कहते हैं, और जैसे कि पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ये कुछ बहुत ही डेंजरस यानी सीरियस बीमारियां हैं। डिसीज लाइक डाइजेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो डिसीज होती है जैसे कि डाइजेंट्री और मलेरिया, ये किसके द्वारा की जाती है? प्रोटोजोआ द्वारा। वेरीज जबकि जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरियल डिसीजेज है। तो हमें सबकी दो दो डिसीज का नाम याद रखना है कि बैक्टीरिया से क्या होता है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, वायरस से क्या होता है। इस तरह से कुछ डिसीजेस के नाम याद रखने हैं। तो अब हम ये फिगर देख चुके हैं, ये बैक्टीरिया है हमारे, ये हमारी एल्गी है, प्रोटोजोआ है और फंगी की कुछ पिक्चर्स हैं। सो अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, मल्टी सेल्यूलर। ये कुछ हमारे एल्गी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कुछ जिनके ज़्यादा सेल होते हैं। और ज़्यादा सेल किस किस में होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, एल्गी और फंगी कुछ कुछ मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, ठंडी कोल्ड को लेकर हॉट स्प्रिंग तक, एंड डेजर्ट और डेजर्ट्स में भी। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स या फिर ह्यूमंस की बॉडी में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो कर जाते हैं, वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। और बल्कि जो कुछ होते हैं वो फ्रीली घूमते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम पढ़ेंगे अब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल। उनमें से कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं जिनसे हमें डिसीज हो जाती है। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पर्पसेस में यूज होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये बहुत सालों से अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं, और ये क्लीनिंग, इन्वायरमेंट की क्लीनिंग में भी यूज होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल फील्स एंड रिमेन ऑफ एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल फॉर्म बाय बैक्टीरिया। यानी जो हमारी ऑर्गेनिज्म वेस्ट होती है उसको जो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस और यूजेबल फॉर्म में, जैसे कि मैन्योर। अब हमें ये भी पता था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेडिसिन बनाने में भी यूज होते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में भी बहुत यूज होते हैं सॉइल फर्टिलिटी में, बाय इंक्रीजिंग, वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे सॉइल में डाल देते हैं।
अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड एंड ब्रेड कैसे बने। यू हैव लर्न, हमने क्लास 7 में पढ़ा था दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, जो मिल्क है उसे बैक्टीरिया कर्ड में बना देते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैलिकस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और कर्ड को कौन सा बैक्टीरिया बनाता है मिल्क से, वो होता है लैक्टोबैलिकस। इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम्स में आता है। इट मल्टीप्लाइज, ये मिल्क को छोटे छोटे में मल्टीप्लाई कर देता है, छोटे छोटे हिस्सों में, और उसके बाद उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, जो हमारी चीज होती है उसे भी बैक्टीरिया बनाते हैं, पिकल्स यानी अचार को भी, और कई सारी अदर फूड आइटम्स को भी। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा सूजी इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। हम सब जानते हैं कि जो कर्ड है उससे रवा यानी सूजी, इडली और भटूरा जो है वो बनते हैं। कैन यू गेस वाई, अब जानते हैं ये क्यों बनते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर हेल्पफुल फॉर फर्मेंशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर, क्योंकि जो इडली, डोसा और भटूरा होते हैं इनका जो बैटर होता है उसको बैक्टीरिया और ईस्ट की मदद से अच्छा बनाया जा सकता है। अब हमें आगे दे रखा है ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, जो ईस्ट होती है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती है एंड प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रेस्पिरेशन के टाइम पर। बबल्स ऑफ द गैस फिल डो, जो बबल्स होते हैं गैस के वो डो को भर देते हैं, यानी जो आटे को गूंथते हैं उसके बाद जो डो बन जाता है उसमें वो बबल्स भर देती है, और उससे जो डो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट, और ये ईस्ट की वजह से होता है। इसलिए जो ईस्ट होती है वो ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स में यूज होती है ताकि वो अच्छे से फॉर्म हो सके। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉमर्शियल यूज के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं एल्कोहल का, वाइन का और एसिटिक एसिड का यानी विनेगर का। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ये एक साथ बहुत सारा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर देती है अल्कोहल और वाइन का। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, इसके लिए जो ईस्ट होती है उसे नेचुरल शुगर यानी कि जो कि प्रेजेंट होती है हमारे बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, इन सब में ईस्ट को डाल दिया जाता है जिससे कि वो ग्रो करती है और फिर वो अल्कोहल वाइन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करती है। नाउ दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। सो हमें इसलिए जो अल्कोहल होता है उसमें शुगर जैसी स्मेल होती है। सो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन ऑफ शुगर यानी शुगर का कन्वर्जन किया जाता है अल्कोहल में, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, और ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने, जो कि किया गया था 1857 में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेडिकल यूज उनका कैसे होता है अब हम वो देखेंगे। व्हेनेवर यू फील इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमें बुखार आता है, तो जो डॉक्टर होता है वो हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स को देता है, या फिर कोई कैप्सूल देते हैं, या फिर इंजेक्शंस जैसे कि पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये किससे बनाए जाते हैं, इनका क्या सोर्स है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स है।
These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. ये जो होते हैं ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो बढ़ने उनकी ग्रोथ रोक देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं जिससे कि हम सही हो जाते हैं। और इन मेडिसिन्स को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखें। दीज डेज आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which were made of fungi and bacteria. So ये तीन जो है ये हमारी कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है जो कि फंगी या बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। तो इनका नाम याद रखें, ये एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. एक बार 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो वर्क कर रहे थे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे। सडनली ही फाउंड स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड। तभी उन्हें छोटे छोटे से स्पोर्स दिखते हैं ग्रीन माउल्ड के, यानी फफूंदी को हम माउल्ड कहते हैं। इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, एक अपनी कल्चर प्लेट्स में। सो वो ऑब्जर्व करते हैं दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड, वो देखते हैं जो माउल्ड की प्रेजेंस है उसकी वजह से हमारे जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ रुक जाती है और कई सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और उनसे उन्हें पता चला कि जो फंगी है वो बैक्टीरिया को मार सकती है और उन्होंने उस फफूंदी माउल्ड का यूज़ करके पेनिसिलिन नाम की एक दवाई का यूज़ किया और उसे बनाया। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. जो एंटीबायोटिक्स है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके और क्योर करके वैरायटी ऑफ डिसीजेस को। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स को लाइव स्टॉक यानी और पोल्ट्री में भी मिला दिया जाता है, उनके फूड में मिला दिया जाता है जिससे कि पता चल सके कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल्स में है या नहीं है। दे आर यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। इससे कई सारे प्लांट डिसीज भी प्रिवेंट होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना कि जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर यानी कोई अच्छे डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट, और हमें पूरा कोर्स इसका हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। जैसे जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर बता रहा है हमें वैसे ही करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, अगर आप इसे ज़्यादा ले लोगे या फिर कम लोगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। और इट में टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, और इसकी वजह से ये लेस इफेक्टिव हो जाएंगी। एंड यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, और आप इसको जब फ्यूचर में यूज़ करना चाहोगे तो ये बेनिफिशियल नहीं होगी और ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करेगी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। जो एंटीबायोटिक्स है वो कोल्ड या फिर फ्लू को प्रिवेंट नहीं करती क्योंकि ये वायरस है। सो अब आगे हमारा वैक्सीन के बारे में बताया है, चलिए। सो व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, जब कोई माइक्रोब जिसको डिसीज कैरिंग हो वो अगर हमारी बॉडी में आता है तो जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है जो कि उससे फाइट करती हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, और उसे ये भी पता होता है कि अगर वो दोबारा आ जाए तो उससे कैसे फाइट करना है।
if dead or weakened microbes are introduced into a healthy body. अगर कोई मरा हुआ या वीकेंड माइक्रोब इंट्रोड्यूस पैदा हो जाए हमारी बॉडी में, द बॉडी फाइट, जो बॉडी होती है वो फाइट करती है और उसे किल कर देती है बाय प्रोड्यूसिंग कुछ एंटीबॉडीज को. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हम सेफ रहते हैं फ्रॉम द डिसीजेज. दिस इज हाउएवर अ वैक्सीन वर्क. ये था कि जो वैक्सीन है वो कैसे वर्क करती है. अब सेवरल डिसीजेस, कुछ डिसीजेस जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. सो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1798 की. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस. जब आप छोटे होंगे तो आपको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते होंगे टू प्रोटेक्ट, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिसीजेस से. आप उन डिसीजेस के नाम बता सकते हैं अपने पेरेंट्स से पूछ के, और हमें पूछ के एक टेबल बनानी है कि किस किस डिसीज की हमें मेडिसिन दी जाती थी जब हम छोटे थे. इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज. ये बहुत ज़रूरी है जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको इन डिसीजेस से बचाया जा सके. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, और इन सब की वैक्सीन पास वाले हॉस्पिटल्स में भी पाई जाती हैं. यू माइट हैव सीन, आपने एडवर्टाइजमेंट यानी एड्स देखे होंगे टीवी में और न्यूज़पेपर्स में कि जो प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट द पोलियो, और इस प्रोग्राम का नाम है पल्स पोलियो प्रोग्राम. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. और इसमें जो पोलियो को प्रिवेंट यानी पोलियो से बचने के लिए जो हमें कुछ ड्रॉप्स दी जाती हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स कहते हैं. ये असल में वैक्सीन्स ही होती हैं. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from past parts of the world. So, इसका जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम पल्स पोलियो प्रोग्राम था, जो कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट चलाया गया था, इसकी वजह से इरेडिक्शन यानी जो हमारा स्मॉल पॉक्स था वो कहीं जगह से इरेडिक्शन मतलब ख़त्म हो गया बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट से. दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल. आजकल वैक्सीन्स को बहुत लार्ज स्केल पे बनाया जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस को सेफ रखने के लिए, एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम अ सेवरल डिसीज, और कुछ और एनिमल्स को कुछ डिसीज से बचाने के लिए. सो नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. हमने देखा है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम जो कि फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल में. इससे जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में मिल जाता है. और ये किन माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. सो अब हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की. अब जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्लीन कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को. बूजो एंड पहेली एड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. जो पहेली और बूजो होते हैं वो देखते हैं कि जो स्कूल में गार्डनर है वो कैसे मैन्योर को बनाता है. अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वो कुछ वेस्ट कलेक्ट करते हैं प्लांट की, वेजिटेबल की और फ्रूट की फ्रॉम कुछ नियर बाय हाउसेज और गार्डन्स से. उसके बाद एक पिट यानी एक गड्ढा सा खोदा जाता है बड़ा सा, और उसमें इस वेस्ट को डाल दिया जाता है और
उसको गड्ढे को भर दिया जाता है और कुछ समय बाद वो डीकम्पोज्ड होता है और मैन्योर में कन्वर्ट होता है। ये सब हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके थे। अब हमें 2 पॉट्स लेने हैं और ईच पॉट में हाफ सॉइल भर देनी है, दोनों में हाफ हाफ सॉइल भर देनी है और उसके बाद उनमें ए एंड बी लिख देना है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, जो प्लांट की वेस्ट है उसे पॉट ए में रखना है और जो पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल है, इनको दूसरे बॉक्स में रखना है। अब हम क्या देखेंगे? डू यू फाइंड, क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा? इफ सो व्हाट इज डिफरेंस? अगर दिखा तो क्या दिखा? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोस्ट ए हैव बीन डीकम्पोज, जो पोर्ट ए में प्लांट वेस्ट थी वो डीकम्पोज हो जाएगी। और ये कैसे हुआ? जो प्लांट वेस्ट थी वो कन्वर्ट कर दी गई मैन्योर में कुछ माइक्रोब्स के द्वारा। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, और ये प्लांट के द्वारा दोबारा यूज होने लगे। ये एक्टिविटी आप करेंगे और अगर आपको अच्छी लगी और आपने करी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब आगे देखते हैं। हमें बताया पोर्ट बी में क्या फर्क है। पोर्ट बी में हमें कुछ भी नजर में नहीं आएगा क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और इनके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी था। यू ऑफ्टन सीन amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animal on the ground। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो अमाउंट होती है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स कभी कभी मर जाते हैं, उन पे हम देखते हैं कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपने ये देखा होगा। ये क्यों होते हैं? ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डीकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट एंड एनिमल्स जो कि मर चुके होते हैं, और उनसे कुछ सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं जैसे कि मैन्योर। और ये सब्सटेंस एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा दोबारा यूज कर लिए जाते हैं। Thus, microorganism can use to degrade the harmful and smelly substance। इस तरह से ये हार्मफुल चीज़ों को और गंदी बदबू वाली चीज़ों को एक यूजेबल और हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ये बहुत सारे वेज में हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। Some of the organisms cause disease in human beings, plants and animals। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिसीज फैला देते हैं। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। इस तरह के डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, क्लोथ को भी और लेदर को भी। जब हम लेदर को कभी खुले में रख देते हैं, जब वो गीला हो तो हम देखते हैं कुछ उसको सड़ जाएगा, कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? हार्मफुल डिसीजेस की वजह से, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं ह्यूमंस में। पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में किससे आते हैं? जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, जब हम एयर से सांस को लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, वाटर से आते हैं जो कि हम पीते हैं, या फिर हमारे खाने से आते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन कैरीड बाय एन एनिमल। या तो ये पर्सन से कांटेक्ट होके आ जाते हैं या फिर एनिमल से। अब पर्सन से जैसे कि हम देख सकते हैं आजकल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में कहते हैं हमें दूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस अगर हम किसी को छुएंगे और उस पर्सन को कोविड है तो हमें भी हो जाएगा। अब एनिमल से कैसे फैलते हैं? जैसे डेंगू है, डेंगू का एक मच्छर होता है
जो कि डेंगू को स्प्रेड कर देता है और उससे हमें डेंगू हो जाता है। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। जब किसी पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज हो तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। और ये कैसे होता है? या तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर से, या फिर हम उसका वाटर या फूड खाते हैं तो उससे, या फिर मिलने से। एग्जाम्पल है जैसे कि कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। सो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब कोई पर्सन कॉमन कोल्ड यानी उसे जुकाम है और वो छींके यानी स्नीज करे तो कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के मॉइस्चर जो है वो वायरस होते हैं, वो पूरे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो वो वायरस उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और उसे इन्फेक्शन हो जाता है। सो देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं यानी कैरियर होते हैं किसी डिसीज के। जैसे कि हाउस फ्लाई एक डिसीज कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। जो फ्लाइज होती है वो गार्बेज पे या फिर एनिमल एक्सेट्रा यानी गंदी चीज़ों पे बैठ जाती है। एनिमल एक्सेट्रा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। पैथोजेंस जो होते हैं वो उन पे बैठ जाते हैं और उनमें चिपक जाते हैं, उनके जो वो होते हैं लेग्स उनमें चिपक जाते हैं। और जब फ्लाई किसी अनकवर्ड फूड पे आके बैठती है तो वो जो पैथोजेंस है उनके द्वारा ये फूड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और जो भी इस फूड को खाता है वो बीमार पड़ जाता है। सो ये हमें एडवाइस दी जाती है कि हमें हमेशा कवर्ड फूड खाना चाहिए और अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। एक और एग्जांपल है जैसे कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो कैरियर है मलेरिया की, और मलेरिया का जो पैरासाइट होता है जिससे मलेरिया फैलता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस को स्प्रेड करती है। सो हम कैसे बच सकते हैं डेंगू वायरस से? हमें कवर्ड फूड खाना चाहिए और हमेशा फुल क्लोथ पहनने चाहिए मॉनसून सीजन में, क्योंकि ये ज़्यादातर मॉनसून सीजन में आते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। ज़्यादातर मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं वाटर में। हैज वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए हमें वाटर को कहीं भी कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए, ना तो कूलर्स में, ना टायर्स में, ना ही फ्लावर पॉट में। हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए जिससे कि हम इन मॉस्किटोज से बच सकें और ये ब्रीड यानी पैदा ना हो। तो अब हम टेबल से कुछ डिसीज स्प्रेड देखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया से होता है और एयर के ट्रांसमिशन से होता है। मिसल्स वायरस से होता है और एयर से होता है। चिकन पॉक्स एक ह्यूमन डिसीज है जो कि वायरस से होता है और एयर या कांटेक्ट में आने से ये हमें हो जाता है। पोलियो भी हमारा वायरस से होता है और एयर या वाटर के कांटेक्ट में आने से हो जाता है। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? हमें पेशेंट को एक कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। कीप द पर्सन, उस पर्सन से हमें दूर रहना चाहिए और उसे वैक्सीनेशन सही एज पे देनी चाहिए जिससे वो पहले से ही सेफ रहे। सो कोलेरा का बैक्टीरिया से होता है और फूड या वाटर से ये स्प्रेड होता है। इसी तरह से टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है और ये वाटर से स्प्रेड होता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अच्छी हाइजीन रखें और अच्छा फूड खाएं और गुड हैबिट्स रखें, यानी हाथ धोकर खाना हमेशा खाएं और अच्छा वाटर और खाने को कंज्यूम करें, अच्छे से प्रॉपरली कुक्ड वाटर
और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को ले और वैक्सीनेशन भी कराएं। अब हेपेटाइटिस ए ये वायरस से है और वाटर है इसका। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा बॉइल वाटर पिए और वैक्सीनेशन कराएं। और मलेरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ से स्प्रेड होता है और मॉस्किटो इसे स्प्रेड करते हैं। सो यूज मॉस्किटो नेट का यूज करें और रिपेलेंट्स का यूज करें और इंसेक्टिसाइड्स को छिड़के अपने आसपास, जिससे कि इनकी ब्रीडिंग कंट्रोल हो सके और ये मर सके। और वाटर को कहीं भी कलेक्ट ना होने दे और सराउंडिंग्स को क्लीन रखे। सो some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention हमने टेबल 2.1 में देखी। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। सो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाली ह्यूमंस और प्लांट्स में ही नहीं डिसीज करते बल्कि एनिमल्स में भी करते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स, ये एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल में होने वाली डिसीज है जो कि बैक्टीरिया से होती है। इसी तरह से फुट एंड माउथ भी एक डिसीज है जो कि कैटल्स में होती है और पाई जाती है और इसका कारण है वायरस। सो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिसीज प्लांट्स में होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक wheat, rice, potato, sugar cane and etc. fruits and vegetables। कई सारे डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर देते हैं, डिसीज कॉज कर देते हैं वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन और बहुत सारे प्लांट्स में। द डिसीज रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप्स, इनकी वजह से क्रॉप्स की ग्रोथ रुक जाती है और वो खराब भी हो जाती हैं। और इनको कंट्रोल किया जाता है बाय सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करके जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लांट डिसीज की टेबल दे रखी है और बता रखा है ये कैसे होते हैं। पहले सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया से होता है और किस में होता है, एयर में, एयर से होता है। ये रस्ट ऑफ वीट, ये वीट में होती है फंगी के द्वारा बाय द एयर एंड सीड्स। येलो वीन मोसेक ऑफ भिंडी ओकरा, ये भिंडी में होती है, लेडी फिंगर में होती है वायरस से और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। जो बूजू था उसके फ्रेंड्स उसे पार्टी में बुलाते हैं और बूजो पार्टी में जाता है और बहुत सारा फूड खाता है। जब वो घर आता है तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो डॉक्टर है वो उसे बताता है कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को कंजप्शन कर लेता है, उसको खा लेता है तो उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देता है, रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो पॉइजनस बन जाता है और बहुत सारी सीरियस इलनेस और डेथ भी कर सकता है हमारी। सो हमें हमेशा अच्छा और कवर्ड फूड खाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कुछ मेथड्स जिससे हम ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और हाउ डू वी प्रिजर्व, हम जो खाना हम बना लेते हैं कुक्ड फूड को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। जो फूड यानी जो ब्रेड होते हैं वो बिना किसी काम के ऐसे ही बाहर पड़े रहे मॉइस्ट कंडीशंस में जहाँ थोड़ी नमी हो तो ये जो होते हैं इनमें फंगस लग जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को सड़ा देते हैं और स्पॉइल्ड फूड से हमें बैड स्मेल आती है और टेस्ट भी बैड आता है और ब्रेड का कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग अ केमिकल रिएक्शन, क्या स्पॉइलिंग जो है वो केमिकल रिएक्शन है? यस। पहेली बॉट सम मैंगोज, पहेली जो है वो कुछ मैंगोज लाती है
बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर फ्यू डेज। पर वो उन्हें थोड़े दिन तक नहीं खाती। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। फिर वो बाद में देखती है वो खराब हो गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डिड नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर जो उसकी जो ग्रैंड मदर है, जब वो अचार बनाती है आम का, तो वो खराब नहीं होता, जबकि वो बहुत समय तक रखा रहता है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है। इसी तरह से अब हम कुछ मेथड्स स्टडी करेंगे कि आखिर हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाना होता है। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स के बारे में। Salts and edible oils are the common chemicals generally used for checking the growth of microorganisms। जो सॉलिड है और एडिबल ऑयल्स हैं, ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्रोथ चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसलिए इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड सोल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम इनमें कुछ माइक्रोब से अटैक से बचाने के लिए कुछ सोल्ट या फिर एसिड जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो खाना है वो सेफ रहे। सोडियम बेनोजेट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर यूज्ड टू कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये जो है ये दो सोडियम बेनोजेट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड ये बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाले प्रिजर्वेटिव्स हैं। और ये किसकी चेक करते हैं? जैम्स और स्क्वैश को चेक करते हैं कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो, और उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगला है प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सोल्ट। जो कॉमन सोल्ट है वो यूज़ होता है मीट और फिश को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करने में। अगर हम मीट एंड फिश को कवर कर दें, पूरा ढक दें ड्राई सॉल्ट से, सो इससे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल में रखता है। सोल्ट इज ऑल्सो, सोल्ट जो है वो हमारा आंवला, रो मैंगो और टैमेरिंड को भी प्रिवेंट करता है। इसी तरह से है प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। सो शुगर क्या क्या प्रिवेंट करता है? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर मोस्टली प्रिजर्व्ड बाय शुगर। ये शुगर जो है ये जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस को प्रिजर्व करने में बहुत यूज़ होती है। ये इनमें से मॉइस्चर को हटा देती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम इसे पढ़ेंगे। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, यानी जो ऑयल और विनेगर है वो प्रिवेंट करते हैं स्पॉइलेज यानी पिकल्स का खराब होना। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट, क्योंकि ऑयल और विनेगर जब होता है बैक्टीरिया के आसपास तो बैक्टीरिया वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता। इसलिए हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स, फिश और मीट को भी इस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स को किससे प्रिवेंट करते हैं? ऑयल एंड विनेगर से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखा होगा आपकी जो मदर होती हैं वो पहले मिल्क को बॉईल करती हैं, उसे स्टोर या फिर यूज़ करने से पहले। अब ऐसा क्यों करती हैं वो देखेंगे, क्योंकि बॉइलिंग्स जो है वो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देती है। इसी तरह से जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है वो हम बिना किसी
बॉइलिंग के यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब फ्री होता है। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो मिल्क होता है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए बॉईल किया जाता है। उसके बाद उसे चिल्ड और स्टोर्ड कर दिया जाता है मिल्क फैक्ट्रीज में। उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है, एयर टाइट पैकिंग, जिससे कि कोई माइक्रोब ना घुस सके, और ये ग्रोथ को प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स की। और इसे किसने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने। और इस प्रोसेस का इसलिए क्या नाम पड़ा? पेस्चराइजेशन। सो अब पढ़ेंगे स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल हम देखते हैं जो हमारे मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं और ड्राई फ्रूट है, सबको बेचा जाता है एयर टाइट पैक में। ये क्यों करा जाता है? ताकि माइक्रोब्स जो है वो अटैक ना कर पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न, हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वो 7th और 6th में हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वो किस में रहता है? लेग्यूमिनियस प्लांट्स में। सो रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट में रहता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स की, जैसे कि बीन्स, पीस, विद विच इट हैज़ अ सिम्बोटिक रिलेशनशिप, जिसमें सिम्बोटिक रिलेशनशिप होती है। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। समटाइम्स ये जो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये फिक्स कर दिया जाता है बाय एक्शन ऑफ लाइटनिंग। But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. पर जो अमाउंट रहती है नाइट्रोजन की वो हमारे एटमॉस्फेयर में सेम ही रहती है। अब पढ़ते हैं कैसे। अवर नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी गैस है? 78%। नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें से नाइट्रोजन एक है। सो ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड और विटामिन, सब में नाइट्रोजन जरूरी होता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेक डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जो कि सॉइल में फिक्स कर देती है नाइट्रोजन को बाय कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। सो इस तरह से होता है और उसके बाद वो उसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन उसके बाद प्लांट्स की रूट से ले ली जाती है और एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट, और जब एनिमल प्लांट्स को खाते हैं तो उन्हें भी नाइट्रोजन मिल जाती है। When plants and animal die, जब वो मरते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। सो जब ये एनिमल और प्लांट मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी उनके मरने के बाद जो उनमें नाइट्रोजियस वेस्ट होती है उसे फिर से सॉइल में रिलीज कर देती है, जो कि दूसरे प्लांट से ले ली जाती है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम ऑफ पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। उनमें से कुछ इसको दोबारा नाइट्रोजन गैस में कर दिया जाता है, जिससे कि जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे। तो ये नाइट्रोजन साइकिल दे रखी है। सबसे पहले हमारे पास होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसके बाद या तो ये लाइटनिंग के प्रोसेस से हो जाता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, या तो लाइटनिंग के प्रोसेस से ही रिलीज कर दिए जाते हैं सॉइल में, नहीं तो बैक्टीरियाज के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है सॉइल में। फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। उसके बाद बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स
ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और वो दोबारा से यहाँ से देखते हैं, फिर जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन के सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें प्लांट्स लेते हैं, फिर उसे एनिमल खाते हैं, और एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से या डेथ के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैसियस नाइट्रोजन में। इस तरह से हमारी नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलती रहती है और नाइट्रोजन सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो बाय एवरीवन। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर बताएं। और अगर आपने इनमें से कोई भी एक्टिविटी की है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। सो बाय।